हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी सी सेट। अभी मैं 2022 का करवाने वाला हूँ। 2022 का सी सेट सेट ए करवा रहा हूँ मैं, राइट। इसके 2 लेक्चर मैं करवा दिया हूँ, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। ठीक है, आज लेक्चर 3 करवाऊँगा मैं। 4 लेक्चर में जनरली जो मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, इनको 4 लेक्चर में बांटता हूँ। एक पेपर को, एक सी सेट को। 2023 एंड 2024 का कंप्लीट हो चुका है। सेपरेट प्ले लिस्ट बनी है, अब उसको जाके देखो और उसका फ़ायदा उठाओ। ठीक है, 2022 का ये तीसरा लेक्चर होने वाला है, राइट। उसके अलावा अगर आप CDS की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से इतना आपको फ़ायदा होगा कि जिसका आप खुद जानते हो कि इनका लेवल कैसा होता है, तो आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। उसके अलावा भी फ़ायदा आपको होगा बैंकिंग में। बैंकिंग के अलावा बात करूँ तो बैंकिंग के अलावा रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर मैथमेटिक्स पूछी जाती है। डेफिनेटली सबको सब जगह फ़ायदा होगा। आपको बता दूं कि आप वीडियो को लाइक करो भाई, चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताओ जो भी आपको जैसा लगता है, जो भी सुझाव है, राइट। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे वीडियो कहाँ तक जा रहे हैं, राइट। देखो गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, राइट। फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, प्रॉब्लम हो रही है, राइट। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। आप क्वेश्चन नंबर आज का पहला है जो 45th क्वेश्चन है। 5 friends PQ XYZ purchase some notebook and relevant information given। अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम लिख लेते हैं। देखो बिकॉज ऐसी चीजें एक बार देखो, जेड परचेज एट नोटबुक मोर देन एक्स, मतलब ये बोल रहा है कि जेड परचेज 8 नोटबुक मोर देन एक्स, यही बोल रहा है भाई। फिर बोल रहा पी एंड क्यू टूगेदर परचेज 21 नोटबुक। P and Q together means P plus Q is equal to 21 notebook, right? Q purchase 5 notebook less than P। Q purchase 5 notebook less than P, ये बोल रहा है। इसका मतलब P जब 5 नोटबुक ज़्यादा है, तो भाई यहाँ से आप सोचो दोनों का अगर मिला के मुझे कितना दिया है, 21 दिया है। इसका मतलब P 5 ज़्यादा परचेज कर रहा है, Q 5 कम परचेज कर रहा है। तो क्या आप यहाँ से पहले 5 P को निकाल दो। जब यहाँ से 5 निकालोगे तो भाई 16 बचेगा। 16 में से फिर आधा आधा दोनों को कर दो, तो P का 5 और 8, तो 8 5 13, और Q को कितना हो जाएगा 8। अब देख लो Q जो बोला है, Q 5 कम है P से, तो Q 5 कम है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ये दिया है इस फॉर्म में, बिकॉज यहाँ पर ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं दिया कि केवल फर्स्ट एंड सेकंड, केवल मतलब ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, अथवा 1 2 3 4, या इनको आप कंबाइन करके आंसर निकाल सकते हो, राइट। तो मीन्स कि ऐसे दिया है और डायरेक्ट आंसर पूछा है, दैट मीन्स कि ये सारे स्टेटमेंट हमें जरूरी है, सबको शामिल करना है। फिर बोले चौथे में एक्स एंड वाई टूगेदर परचेज 28 नोटबुक। एक्स एंड वाई टूगेदर परचेज 28 नोटबुक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पी परचेज 5 नोटबुक मोर देन एक्स, भाई पी जो है एक्स से 5 नोटबुक ज्यादा परचेज कर रहा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी भाई, पी अगर 5 ज्यादा परचेज करा दैट मीन्स कि एक्स 5 कम करेगा, तो 5 कम करेगा तो 13 माइनस 5 यानी 8 ये करेगा। भाई जैसे ही आपने एक्स की वैल्यू निकाली तो वाई की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, और या यूं कहूँ कि जेड की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। बताओ जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 प्लस 8 16 हो जाएगी, ठीक है। वाई की वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, 20, ठीक है भाई, ये वैल्यू आपने निकाल ली। इफ ईच नोटबुक इज प्राइस 40 रुपीज, देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द नोटबुक। ऑल द नोटबुक मीन्स ये आप पी प्लस क्यू एक्स वाई जेड सबको जोड़ोगे, जितनी नोटबुक आएगी उसमें 40 का मल्टीप्लाई कर दोगे, बिकॉज 40 रुपीज तक की एक नोटबुक की प्राइस है, तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी, ठीक है। यही करना है हमें। अब देखो P प्लस क्यू चाहे यहाँ से जोड़े चाहे इसकी वैल्यू को यूज कर ले, तो 21 P प्लस क्यू की दिया है, एक्स प्लस वाई दिया है 28, बचा जेड, तो जेड की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट किया 16। इसमें आप करोगे 40 का मल्टीप्लाई, बिकॉज एक नोटबुक 40 रुपए की, तो सारी नोटबुक की कीमत यही होगी। देखो 6 8 6 14 1 15 कैरी 1 2 2 4 1 5 और 1 6 इंटू 40, तो ये 0 1 हो जाएगा, 4 पंचे 20 कैरी 2 और 4 6 24 2 26, ये रुपीज हो जाएगा टोटल। भाई 2600 ऑप्शन ए दिया है अहमदाबाद, ठीक है। समझ में आया बताओ।
आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम एट होम एट 14:30 मीन्स 2:30 2:30 बजे PM पर एंड ड्रोव टू विलेज, विलेज की ओर जाता है, ड्राइव करता है। अराइविंग देयर व्हेन द विलेज क्लॉक इंडिकेटेड 15:15 मीन्स 3:15 PM की बात हो रही है। आफ्टर स्टेइंग फॉर 25 मिनट्स, मतलब देखो यहाँ से 14:30 पर वो स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, होम से। उसके बाद वो पहुंचता है अराइविंग देयर एट अ विलेज क्लॉक इंडिकेटेड, जहाँ पर विलेज में पहुंचता है तो वहाँ की क्लॉक उसको इंडिकेट कर रही है 15:15 ये विलेज की क्लॉक है, ठीक है। विलेज की क्लॉक 15:15 आफ्टर स्टेइंग 25 मिनट्स, यहाँ पर 25 मिनट वो बंदा रुकता है, ठीक है। 25 मिनट ही ड्रोव बैक बाय अ डिफरेंट रूट, यहाँ से एक डिफरेंट रूट से अपने घर को आता है। तो मान लो, चलो यहाँ से मैं ऐसा मान लूँ या इसको आप आगे बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो इधर मान लेता हूँ। जाने का ये वाला था, आने का ये वाला है। डिफरेंट रूट ऑफ अ लेंथ 1.25 टाइम्स द फर्स्ट रूट एट अ रेट ट्वाइस द फास्ट, मतलब यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस थी d थी अगर, तो ये वाली डिस्टेंस 1.25 d है, मतलब उसका 25% ज़्यादा है, ठीक है भाई। 1.25 डिस्टेंस, डिस्टेंस जो दूसरे रूट से आ रहा है वो 1.25 यानी 25% ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर इधर स्पीड s थी तो इधर स्पीड 2s बोल रहा है। 1.25 the first route at a rate twice as fast as reaching the home at a 16 hour, मतलब यहाँ पर 16 बजे पहुँच जाता है अपने घर पर, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई क्या, बताओ। एज कम्पेयर टू द क्लॉक एट होम द विलेज क्लॉक इज, अब इतना मिनट ज़्यादा है कम है वो हमें देखना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, देखो क्वेश्चन अल्टीमेटली ये बोल रहा है भाई कि वो 2:30 बजे यानी 14:30 पर वो बंदा घर से अपने निकलता है यहाँ से, और वो ड्राइव करता है। तो जब गाँव पहुँचता है तो यहाँ विलेज में, तो वहाँ पर घड़ी में देखा, अब ये अपनी घड़ी में बात नहीं कर रहा, ये गाँव की घड़ी में देखा तो 15:15 थे, ठीक है। वहाँ पर 25 मिनट रुका, अब जो भी घड़ी होगी चाहे लेट हो फास्ट हो तो वो टाइम तो उतने शो करेगी। 25 मिनट वहाँ पर बंदा रुकता है, उसके बाद वहाँ से चलता है, एक दूसरे रूट से आता है, और जिस रूट से आता है उसकी जो डिस्टेंस है इसकी 25% यानी 1.25 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक। इतनी डिस्टेंस है, परंतु जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो हो सकता है वो बड़े अच्छे अच्छे रूट से आ रहा हो, तो वहाँ पर स्पीड जो है डबल कर देता है बंदा, पहले जो स्पीड थी उसकी डबल कर देता है, और 16 बजे वो बंदा फिर से घर आ जाता है, ठीक है। अब बताना है कि गांव की घड़ी विलेज वाली घड़ी जो है उसकी होम की घड़ी से कितना आगे पीछे है वो चेक करना है। तो देखो अगर ये 14:30 पर निकलता है यानी 14:30 पर निकलता है, 16 बजे पहुंच जाता है, तो 14 2 16, भाई कितना टाइम उसको लग रहा है बताओ। अब देखो क्या करना है अपने को, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक उसको कितना टाइम लगा है, मान लो इसको 100 डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है जाने की, 100 डिस्टेंस जाने की है, और आने की कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, 125 डिस्टेंस हो जाएगी सपोज। तो जाने में भाई अगर स्पीड s है तो इसको टाइम कितना लगेगा, तो मान लो कि 100 यूनिट टाइम लगा, 100 यूनिट टाइम लगा, ठीक है। ये टाइम की बात हो रही है, 100 यूनिट टाइम जाने में लगा। अब आने की अगर बात करोगे तो इधर टाइम कितना लगेगा, मान लो ये t1 है ये t2 है, ठीक है। तो अगर जाने में 100 यूनिट डिस्टेंस है, ऐसे स्पीड से जा रहा है, तो इधर 125 डिस्टेंस है, 125 यूनिट है। अगर ऐसे स्पीड से जाता तो उसको 125 यूनिट टाइम लगता, बताओ भाई। अगर ऐसे स्पीड से जाता तो उसको 125 यूनिट लगता, परंतु ऐसे स्पीड से नहीं गया, यहाँ पर स्पीड उसकी डबल थी। अगर स्पीड डबल होगी तो भाई उसको टाइम कितना लगेगा, आधा लगेगा। तो 125/2 यानी इसकी वैल्यू आएगी 62.5 यूनिट, ठीक है भाई। तो जाने और आने का टाइम टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम 100 यूनिट प्लस 62, दैट मीन्स कि 100 प्लस 62.5 यूनिट मीन्स 162.5 यूनिट। 162.5 यूनिट टाइम ये जाने और आने का टाइम हुआ, और ये दिया है अपने को। देखो अब एक चीज़ और ये है अपने को कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखना। अब इसको बताता हूँ भाई, वो कितना गया देखो, यहाँ से 14:30 पर निकला, ठीक है। और घर फिर से कितनी बजे आया, 16 बजे। इसका मतलब भाई उसको 1 घंटे 30 मिनट टोटल टाइम लगा, और 1 घंटे 30 मिनट को आप 90 मिनट लिख सकते हो, बताओ भाई। 1 घंटे 30 मिनट उसको, मतलब 90 मिनट उसको टोटल टाइम आने और जाने में लगा, परंतु 25 मिनट वहाँ बैठा, तो यहाँ घड़ी चाहे आगे रही हो चाहे पीछे रही हो, घड़ी तो अपने स्पीड से चल रही है।
तो 25 मिनट टाइम आप उसको माइनस करोगे, तो जब 25 मिनट आप टाइम माइनस करोगे तो ये आएगा 65 मिनट। मतलब 65 मिनट वो बंदा गया और आया, ये टोटल उसकी ड्राइविंग स्पीड है, ड्राइविंग टाइम है। इतने में उसकी गाड़ी जो है चली, ऑन द रोड थी, ऑन द वे थी। 65 मिनट वो बंदा आने और जाने दोनों में मिला के टाइम लगाया। और यहाँ से हमने निकाला कि अगर 100 यूनिट जाने में टाइम लग रहा है तो आने में उसको 125 यूनिट बटे 2 डिवाइडेड 2। 2 क्यों हुआ? बिकॉज उसकी स्पीड यहाँ डबल थी। 125 क्यों हुआ? बिकॉज उसको आने में जो लंबा रूट तय करना था वो 125 यूनिट ही था। ठीक है, तो टोटल ये टाइम लगा, दैट मीन्स 162.5, और इसको हम बराबर इसके करेंगे, मीन्स 162.5 यूनिट टाइम बराबर आप 65 कर दो। तो अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से गया और यहाँ पहुँचा, तो विलेज की ये घड़ी है, तो यहाँ से यहाँ के बीच कितना देखो लगा, तो उसको 100 यूनिट टाइम लगा है, ये वाला 100 यूनिट। तो आप क्या करोगे, 162.5 बराबर ये दिया है, तो आप यहाँ से 100 यूनिट टाइम निकाल लो। तो कैसे निकलेगा भाई, 65 में इस वाले पार्ट को डिवाइड करोगे 162.5 और 100 निकालना है तो 100 का इधर मल्टीप्लाई, बस इसको सॉल्व कर दो। 65 एक जीरो इधर बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 1625 और इंटू 100, तो ये है सही, बस काट पीट कर लो। 25 से कटेगा तो देखो 25 से काटोगे तो 25 छक्का ये हो जाएगा, फिर कितना बचेगा, 12 बचेगा और 5 आएगा तो 25 पंचे, और फिर आप डायरेक्ट इसको 25 इंटू 65 लिखोगे तो 65 डायरेक्ट काट दो, दैट मीन्स कि 1000 और बटे नीचे 25 बच गया, तो 25 चौका 100, कुल मिला के ये 40 मिनट आ गया। बताओ भाई, तो 100 यूनिट टाइम बराबर उसको 40 मिनट लगा, 40 मिनट। अब आपका आंसर दिख गया होगा आपको। देखो एक्चुअल में यहाँ से यहाँ जाने में उसको 40 मिनट लगा, परंतु भाई यहाँ से 12:14:30 यानी 2:30 PM पर निकला, यहाँ पहुँचा इतने बजे 15:15 पर, मतलब इसके अकॉर्डिंग उसको 45 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग उसको 45 मिनट लग रहे हैं, पर एक्चुअल में उसको तो 40 ही मिनट लग रहे हैं ना। मतलब गांव वाली घड़ी जो है 5 मिनट पहले है, फास्ट है, 5 मिनट फास्ट है। जहाँ उसको 40 मिनट एक्चुअल में लग रहे हैं वो 45 मिनट बता रही है, मतलब गांव वाली घड़ी जो है। आप पूछा क्या, देखो एज कम्पेयर टू द क्लॉक एट होम द विलेज क्लॉक 5 मिनट स्लो, नहीं भाई 5 मिनट फास्टर है। ठीक है, 5 मिनट फास्ट है, समझ में आया ना। तो ये डी हो जाएगा आपका ऑप्शन, बिकॉज जहाँ 40 होना चाहिए वो 45 है, तो 45 का मतलब 5 मिनट फास्ट है। ठीक है, समझ आया क्या? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 47। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अ पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन अमंग 6 चिल्ड्रन ए बी सी डी ई एंड एफ। एक्स बंदा जो है 6 चिल्ड्रन में कुछ पेन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। सपोज ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन रिसीव्ड बाय बी। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखो सपोज ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन रिसीव्ड बाय बी। ठीक है, थ्राइस द नंबर ऑफ 3 times that of C, 4 times that of D, 5 times that of E and 6 times that of F। मतलब A नाम का जो बंदा है, 6 बंदे हैं, A B C D E F है, 6 बंदे हैं। तो A जो है B का डबल पा रहा है, C का ट्रिपल पा रहा है, D का 4 टाइम्स पा रहा है, E का 5 टाइम्स पा रहा है और F का 6 टाइम्स पा रहा है। ठीक है, what is the minimum number of pen X should buy so that the number of pen each one gets even number। ठीक है, अब देखो ए जो है इन सबका इतना इतना टाइम्स पा रहा है। भाई इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए को 2 लोगे, मान लो 2 लेते हो, तो इसका डबल बी को आप अगर सपोज ए को 2 लेते हो तो बी को आधा तो कर दोगे, ठीक इसका, पर सी का फिर 3 गुना कैसे करोगे। इसका मतलब अगर ए को निकालना है तो भाई 2 3 4 5 6 जितना जितना गुना दे रहा है इन सब का एलसीएम ले लो। एलसीएम जब ले लोगे, बिकॉज आप ऐसे भी कर पाओगे, अगर इसको 2 ले लो तो इसका 3 गुना करना है भाई, तो फिर इसमें 3 का डिवाइड करोगे। ठीक है, तो वो डेसिमल में आ जाएगा और हम डेसिमल से बचना चाहते हैं, फ्रैक्शन पार्ट से बचना चाहते हैं, तो इन सब का एलसीएम ले लें तो वो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, देखो 2 इसमें शामिल है, 4 ये इसमें शामिल है, तो मतलब 4 हो गया, 3 इसमें है, इसमें है, तो एक 3 आ गया और एक 5 आ गया। भाई 5 3 15 चौको 60। ठीक है, बताओ। अब मैं जब ए ले रहा हूँ तो मैं देखो क्या निकाल रहा हूँ, रेशियो निकाल लेता हूँ, ए बी सी डी ई और एफ। देखो अब ए को मैं 60 ले रहा हूँ, चलो
ध्यान से देखना, ए को मैं 60 ले लिया, क्यों लिया भाई, बिकॉज एलसीएम है, सबको मुझे इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे करना है। तो बी का पार्ट कितना आ जाएगा, बी का देखो बोला है कि ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन दैट रिसीव्ड बाय बी, तो बी का दुगुना पा रहा है, इसका मतलब बी की वैल्यू आज ही होगी इसकी। सी का 3 गुना पा रहा है, मतलब सी की वैल्यू 1/3 होगी, 60 की 1/3 20 हो जाएगी। और डी का 4 गुना पा रहा है, इसका मतलब अगर ये 4 गुना है तो डी का 1/4 हो जाएगा। तो 60/4 करोगे, 60/4 करोगे तो ये 15 आएगा। ठीक है, ध्यान से। फिर ई का एट 5 टाइम्स दैट ऑफ ई, ई का 5 गुना, मतलब ई की वैल्यू 12 5 60, तो ये 12 हो जाएगी। और एफ का 6 गुना, इसका मतलब भाई ये 10 छक्का 60 यानी 10 हो जाएगा। बताओ, अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये आसानी से। अब देखो, अब भाई देखो यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन एक्स शुड बाय, एक्स बाय करेगा तभी तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इन सब में, तो सबको इनको जोड़ देते हैं। एक चीज ध्यान देना, सो दैट द नंबर ऑफ पेन ईच वन गेट्स इवन नंबर। यहाँ पर देखो ये इवन, ये इवन, ये इवन, ये ऑड नंबर है, ये वाला ऑड नंबर है, ये इवन, ये इवन। अगर बोलता कि मिनिमम नंबर ऑफ पेन, तो इन सबको जोड़ दो, वही मिनिमम नंबर आएगा। पर अब बोल रहा है कि इवन नंबर, तो भाई इवन बनाने के लिए इसको आपको 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 का मल्टीप्लाई मतलब सब में करोगे, बिकॉज ये रेशियो है। ठीक है, तो इन सबको जोड़ के 2 का मल्टीप्लाई कर लो, या पहले 2 का मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ दो। ठीक है, देखो इन सबको जोड़ो, 60 30 90 और 20 110, और 10 10 10, तो 140 हो गया, और 5 और 2 7 147 हो गया। ठीक है, 147 पेन तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक्स ने, परंतु ये यहाँ पर ऑड आया। अब अगर इसको इवन बनाए तो भाई 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 7 14, 2 4 8 9, 2 1 2, 294 पेन मिनिमम होगी जो एक्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सो दैट सभी को नंबर ऑफ पेन इवन नंबर में मिले। और ये जो कंडीशन है, बी का 2 गुना, सी का 3 गुना, डी का 4 गुना, ई का 5 गुना और एफ का 6 गुना, वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, फुलफिल हो जाएगी। तो कितना आया 294, भाई 294 ऑप्शन सी है। बताओ समझ में आया क्या, बन जाएगा। अगर वो इवन नंबर नहीं बोला होता तब मिनिमम पूछता, तो फिर हमारा आंसर 147 होता, बिकॉज यहाँ से 147 आ चुका है। ये आप समझ पा रहे हो ना ये जो कर रहे हैं, बिकॉज ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नहीं समझोगे तो भाई इवन नंबर बोला है तो इवन नंबर हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48th क्वेश्चन। देखो 6 पर्सन, कहाँ गया, 6 person A, B, C, D, E, F are sitting equidistant from each other around a circular table facing the center। मतलब एक सेंटर सर्कल में बैठे हैं, बना लेते हैं। एक ये बन गया, चलो एक ये बन गया, तो सामने सर्कल बना दिया। ठीक है, कंसिडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट गिवन। अब क्वेश्चन दिया है और 2 स्टेटमेंट हमें गिवन है। क्वेश्चन बोला है हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, मतलब ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है ये आपको बताना है क्वेश्चन में। पहले स्टेटमेंट से हम बात करते हैं, बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी। भाई 6 बंदे बैठे तो मैं 6 बंदे बैठा देता हूँ, ये 6 बंदे, 1 2 2 इधर 2 इधर, 6 हो गए। बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी, तो मैं यहाँ मान लो कि बी को बैठाता हूँ, तो यहाँ पर अपोजिट में सी को बैठा, कहीं भी बैठा दो आप। ये पहले स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। डी और ई ये आपस में अपोजिट में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो डी और ई को आप कहीं भी बैठा दो। सपोज ये हटा देता हूँ डाउन, पहला स्टेटमेंट। अब डी और ई को, अगर डी को यहाँ बैठाते हो तो ई को यहाँ बैठाओगे, ई को डी को यहाँ बैठाते हो तो ई को यहाँ यहाँ भी बैठा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमसे क्या पूछा है कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा। भाई ए अगर मान लो इन दोनों को यहाँ बैठाते हो, ए को यहाँ बैठाओगे तो उसके लेफ्ट में सी हो जाएगा, यहाँ बैठाओगे तो बी हो जाएगा, इधर बैठाओगे इन दोनों को अगर यहाँ दे दो तो इधर बैठाओगे तो फिर डी ई होगा। तो कुछ भी आप कंफर्म नहीं कर सकते ना कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, तो एक से हम आंसर नहीं निकाल सकते। समझ आया। दूसरा, F इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। भाई अगर F को इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B करते हो तो आप क्या करोगे, F को यहाँ बैठाओगे। मान लो मैं B को अगर यहाँ बैठाता हूँ अकेले, अगर अकेले B को लेते हो, आप समझ पा रहे हो, अकेले अगर सेकंड स्टेटमेंट को लेते हो, अकेले सेकंड स्टेटमेंट को लेते हो, F इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, तो भाई B यहाँ है तो मान लो कि यहाँ F हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सेकंड स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ,
तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में। अब भाई मैं कैसे बता पाऊंगा कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? ए कहीं भी बैठ जाएगा तो चेंज हो जाएगा ना। अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ है, तो मैं इसकी जगह यहाँ पर एफ बैठाऊंगा। बताओ, ठीक है भाई। अब यहाँ बैठा दिया। अब सोचो डी और ई आपस में ये अपोजिट है, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहा हूँ, तो डी और ई को यहाँ रखोगे, या तो डी को यहाँ रखोगे तो ई यहाँ आएगा, और अगर ई को यहाँ रखोगे तो डी यहाँ आएगा। बताओ भाई, तो फिर एक जगह बचती है ए की, ए की जगह बची। अब ए के लेफ्ट में डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दोनों को कंबाइन करते हो, एक एक से तो निकाल नहीं पा रहे हो, आप दोनों को कंबाइन करते हो तब भी आंसर नहीं निकाल पाओगे कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है। समझ आया? एक स्टेटमेंट से नहीं निकाल सकते, चाहे वो पहला हो चाहे दूसरा हो, दोनों को कंबाइन करने के बाद भी आप क्लियरली नहीं बता सकते कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है। हाँ, अगर एक इमीडिएट राइट में बोला होता तब दोनों को कंबाइन करके आप निकाल सकते थे। ठीक है भाई, समझ में आया? तो बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49। क्या बोला क्वेश्चन में? कंसिडर द क्वेश्चन एंड ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा। मनीषा को मैं कैपिटल एम से दर्शा रहा हूँ, इसकी एज क्या है ये बोला है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो बोला है देखो, मनीषा इज 24 ईयर यंगर दैन हर मदर। मतलब मनीषा की एज उसकी मदर में स्मॉल एम से डिनोट कर रहा हूँ, उसकी मदर से 24 ईयर कम है। यंगर का मतलब कम है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला है देखो, 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद द एज ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी। तो मदर मनीषा की एज 5 साल बाद m प्लस 5 हो जाएगा, बिकॉज हमने कैपिटल एम को प्रेजेंट की माना है। ठीक है। स्मॉल m प्लस 5 5 साल बाद दोनों की होगी, उनका रेशियो दिया 3:5। बताओ भाई, अकेले आप इससे बता सकते हो क्या कि मनीषा की एज कितनी? आप ये बता सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस 24 साल है। अब स्मॉल m की यानी मदर की वैल्यू जो भी रखोगे तो कैपिटल M की वैल्यू वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इससे अकेले नहीं बता सकते। ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट से अगर अकेले बात करूं तो भाई यहाँ पर दो अननोन है, एक कैपिटल एम एक स्मॉल एम, और एक अपने पास इक्वेशन है, तो दो अननोन एक इक्वेशन से नहीं निकलते। ध्यान रखना, जितने अननोन है उतने ही मिनिमम आपको इक्वेशन चाहिए उनके इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। कभी भी अगर आपके पास अननोन यानी अज्ञात वैल्यू जितनी है 5 है, तो आपको मिनिमम 5 इक्वेशन चाहिए उन सबकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के लिए। हो सकता है करस्पॉन्डिंग उनका रेशियो वेशियो निकल जाए किसी और रूप में, परंतु तो इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के लिए मिनिमम आपको उतनी इक्वेशन चाहिए होती है। ठीक, तो दूसरे से भी आप नहीं निकाल पाओगे। जब आप दोनों को कंबाइन करोगे तो दोनों को कंबाइन करोगे तब आप निकाल सकते हो। अब देखो, एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब आपको सॉल्व जरूरी नहीं कि आपको सॉल्व करना है कि m की वैल्यू, क्या आप डायरेक्ट बता पाओ कि m की वैल्यू आप निकाल सकते हो कि नहीं? ऑफकोर्स भाई निकल पाएगी, कैपिटल M निकल जाएगी, कैपिटल M की भी निकल जाएगी, स्मॉल m की भी निकल जाएगी, तो आप निकाल सकते हो। अब कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है। बाय द वे आंसर क्या होगा, दोनों को कंबाइन करके सब्सिट्यूट टू आंसर द क्वेश्चन बोथ द स्टेटमेंट, तो आंसर ये टिक करोगे। एग्जाम में हो, यहाँ पर मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। देखो कैपिटल M आपको निकालना है, भाई स्मॉल m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से पहले वाले से आप देखोगे तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैपिटल M प्लस 24, इस वाले में पुट कर दो। या दूसरा तरीका ये कि अगर देखो इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 24 साल का है, 24 साल का है, तो इसमें ऐसी कितना डिफरेंस है? अभी देखो, अभी इनका 2 साल का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, उस 2 को आपको 24 बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर उस अभी डिफरेंस 2 है और 2 को आपको 24 बनाना है, मतलब 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी। क्यों? क्योंकि भाई ये रेशियो दिया है, तो ये 12 3 36 हो जाएगा। देखो डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं तरीका, 12 3 36, 12 5 60। अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना है? 24 साल है। भाई एज का डिफरेंस चाहे 5 साल बाद करो, चाहे 5 साल 50 साल बाद करो, चाहे 5 साल पहले करो, डिफरेंस हमेशा उतना ही रहता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि एज वाले क्वेश्चन में डिफरेंस हमेशा दो बंदे के बीच, जैसे सपोज आपके और आपके पिताजी के बीच का एज का डिफरेंस जितना अभी है उतना ही 25 साल बाद भी होगा, 10 साल बाद भी होगा, 15 साल पहले भी था, उतना ही रहेगा। एज का डिफरेंस गलत नहीं, मतलब डिफरेंट नहीं होता। अब देख लो 5 साल, अब आपसे पूछा कि मनीषा की एज, तो मनीषा की एज 5 साल बाद में आप 36 निकाल लो, तो 5 प्रेजेंट की कितने हो जाएगा? 36 माइनस 5 इन 31। ये कुल मिला के इतना समझना था कि आप इन दोनों की हेल्प से निकाल सकते हो, निकालना नहीं एग्जाम में। अब बस इतना देख लो कि दो इक्वेशन दोनों निकल जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर डायरेक्ट टिक करो सी और आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। समझ में आया ना भाई? देखो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं 50। क्या बोले क्वेश्चन में, 6 लेक्चर ABCDEF each of 1 hour duration are scheduled between 8 AM and 2 PM.
देखो 8 AM से 2 PM के बीच में 6 घंटे हो ही रहे हैं। ये रहा 8, फिर 9, 10, 11, 12, ये 1 और ये वाला 2, 6 घंटे हो रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे हो रहे हैं और एक एक घंटे के 6 लेक्चर है, उनको शेड्यूल किया गया है। कंसिडर द क्वेश्चन एंड आंसर टू स्टेट गिवन टू स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या वाला है, विच लेक्चर इज इन द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड मतलब ये पहला वाला पीरियड होगा, ठीक है, ये पहला पीरियड होगा, दूसरा पीरियड ये होगा, तीसरा पीरियड ये होगा, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठवां पीरियड। तो तीसरे पीरियड में वो पूछा है कि कौन व्हिच लेक्चर इज इन द थर्ड पीरियड, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला बोला है लेक्चर एफ इज प्रिसीडेड बाय ए एंड फॉलोड बाय एफ सी। तो जो एफ है वो प्रिसीडेड बाय ए है, मतलब ए इसके पहले आएगा, एंड फॉलोड बाय सी। तो ये हो गया, ये तीनों कंसेक्यूटिव है इसी ऑर्डर में, मतलब पहले ए आएगा, देन एफ आएगा, देन सी आएगा। अब ये यहाँ से आएंगे या यहाँ से चालू होंगे, यहाँ से नहीं पता। तो अकेले आप बता सकते हो क्या भाई, मतलब समझो कि तीसरे लेक्चर में कौन होगा भाई। अगर आप इसको ए यहाँ से चालू करते हो तो ए एफ सी, तो सी हो जाएगा। यहाँ चालू करोगे तो ए एफ सी, तो यहाँ हो जाएगा। यहाँ से करोगे तो फिर ए हो जाएगा, इधर से करोगे तो फिर पता नहीं कौन होगा। तो अकेले से आप नहीं बता सकते फर्स्ट से। सेकंड देखते हैं, देयर इज नो लेक्चर बिटवीन, नो लेक्चर आफ्टर बी, मतलब बी के बाद कोई लेक्चर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई बी जो है लास्ट वाला लेक्चर होगा, ठीक है। तो इससे आप बता सकते हो कि तीसरा लेक्चर कौन होगा, भाई नहीं बता सकते, ठीक है। अब देखो, अगर आप दोनों को कंबाइन कर देते तो बी को आपने यहाँ रख दिया। अब ये 3 वैल्यू है, तो आप यहाँ से अगर चालू करोगे ए एफ सी तो सी हो जाएगा, अगर यहाँ से चालू करोगे तो ए एफ सी हो जाएगा, और अगर यहाँ से चालू करते हो तो ए एफ और सी, और ये बी तो है ही सही। तो फिर तीसरे लेक्चर में ए एफ सी अलग अलग आ रहे हैं, तो भाई दोनों को कंबाइन करके भी आप नहीं बता सकते, समझ आया। तो आंसर आपको हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन डी, ठीक है। बनेगा, समझ में आया क्या। चलो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54 क्या बोला क्वेश्चन में, देख लेते हैं। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द डिस्टिंक्ट नॉन जीरो, डिस्टिंक्ट है नॉन जीरो डिजिट। सपोज एक्स इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर फॉर्म बाय ए बी सी विदाउट रिपीटेशन। ए बी सी जो है डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं, ठीक है, और नॉन जीरो है। समझ आया इतनी बात। अब देखो आगे क्या बोला है, x इज द सम ऑफ, x जो है सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर, मतलब सपोज ए बी सी है तो ए बी सी भी बनेगा, फिर ए सी बी भी बनेगा, फिर बी ए सी बनेगा, फिर ऐसे ही बी सी ए बनेगा, ऐसे ही, और मतलब टोटल कितने नंबर बनेंगे उन सबका सम बताना है, ठीक है, और विदाउट रिपीटेशन ऑफ दैट डिजिट। अब देखो भाई, आपको x की वैल्यू ये है, सम ऑफ द ऑल द नंबर पॉसिबल, ये बताना है, राइट। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द 4 डिजिट लीस्ट वैल्यू ऑफ x। x किसकी बोला है, x को 4 डिजिट बोला है, मतलब भाई इन सबको जोड़ने पर आएगा, ठीक है, और बोला है लीस्ट वैल्यू। तो लीस्ट वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ कि ए बी सी को 1 2 3 ले लेता हूँ। आप समझ पा रहे हो, अगर मैं बड़ी वैल्यू लूँगा 8 7 8 9 लूँगा, बिकॉज तीनों डिजिट डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो तीनों डिजिट डिफरेंट है, कोई रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँ, अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू पूछा होता तो मैं बड़ी बड़ी डिजिट लेता, लीस्ट वैल्यू पूछा है तो मैं छोटी छोटी डिजिट लूंगा, और वो जीरो नहीं होनी चाहिए, नॉन जीरो डिजिट बोला है तो मैं 1 2 3 ले लिया, ठीक है। अब इसके नंबर कितने बनेंगे भाई, आप सोचो, ये कितने हैं टोटल, 3 डिजिट है, तो इनको आप फैक्टोरियल 3 तरीके से बना सकते हो। फैक्टोरियल 3 की यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 6 वे में आपका पूरा नंबर बनेगा। कैसे, देखो, एक तो 123 बनेगा, मतलब 1 को आपने फिक्स किया तो 2 3 किया, 1 को फिक्स किया तो 3 2 किया, 2 नंबर बने। फिर आपने 2 को फिक्स कर दो यहाँ पहले पर, तो 1 3 बनेगा, फिर 2 को फिर से फिक्स किया तो 3 1 हो जाएगा, 4 हो गए। अब 3 को फिक्स करोगे तो 1 2, एक और बनेगा, 3 को फिक्स करोगे तो ये 2 1 हो जाएगा। ऐसे 6 बन गए, 1 2 3 4 5 6 बन गए 6। देखो आपको ये अप्रोच आना चाहिए, बिकॉज आप भाई फिर गलती कर दोगे, मान लो 4 बना दिए, 2 छोड़ दिए, मिस हो गया। तो आप समझो इनको कितने तरीके से बना सकते हो, बिकॉज आप ऐसे अगर लिखोगे ना बिना गिनती के, बिना ये के, तो गलत कर दोगे, हो सकता है कोई एक छोड़ दो, गलत हो जाएगा। इनको जोड़ दो, आपको पता है कि यूनिट हर एक डिजिट पर अगर यूनिट प्लेस पर लोगे तो 2 बार 1 आया, 2 बार 2 आया, 2 बार 3 आया, तो 1 2 3 इनको जोड़ोगे 6 आएगा, 6 का डबल करो 12, तो 12 का मतलब ये 2 हो गया, कैरी 1 आएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हो ना जो चीज़ें तरीके। अब ये नहीं कि 1 ऐसे बार बार जोड़ो, आपको पता है कि 1 2 टाइम्स आ रहा है
टू टाइम्स आ रहा, 3 2 टाइम्स आ रहा, तो 1 + 2 + 3 6, उसका डबल करो तो डायरेक्ट 12, कैरी 1 आ गया। फिर से टेंस प्लेस पर भी सभी दो बार आए हैं, तो 12 आएगा और 12 1 13, तो ये 13 हो गया, कैरी फिर से 1 आएगा। यूनिट प्लेस पर भी सभी दो बार आ रहे हैं, तो फिर से 12 और 1 13, तो ये हो गया। अब इसमें बोला है 4 डिजिट लीस्ट वैल्यू 1332 13, ये देखो आ गया सेम, और ये लीस्ट ही वैल्यू थी, मतलब एक स्टेटमेंट से हम क्लियरली निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, पहला करेक्ट है। अब हम दूसरा चेक करते हैं, द 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। भाई एक्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू 3 डिजिट में कैसे होगी? अगर मान लो सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं, तो अगर आप डिजिट जो है 7 8 9 लेते हो, ठीक है, ग्रेटेस्ट बोला है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ये कितना आएगा भाई? इन सबको जोड़ोगे तो जैसे 9 8 7, जैसे 1 2 3 को जोड़ा आपने तो कितना आया भाई? 6 आया, 6 का डबल किया तो कितना आया? 6 का डबल किया तो ये चीज़ आई। तो सेम चीज़ यहाँ भी होगा, 8 7 15 और 9 24, 24 का डबल करोगे तो 24 दूनी 48, कैरी 4, फिर 48 आएगा तो 48 4 52 आ जाएगा, फिर 5 आएगा कैरी, तो 52 और 5 57। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 3 डिजिट की पहली बात तो नहीं आएगी, 4 डिजिट की आएगी, और ये 888 भी नहीं आएगा, ये आएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज हमसे करेक्ट पूछा है। ठीक है भाई, समझ में आया? बताओ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55, देयर इज अ न्यूमेरिक लॉक विच हैज 3 डिजिट पिन। एक न्यूमेरिक लॉक है जिसमें 3 डिजिट का पिन लगा है। द पिन कंटेन डिजिट 1 to 7, मतलब जो पिन बनाना है हमें 3 डिजिट का बनाना है, 1 2 3, जिसमें से डिजिट हम चूज कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 डिजिट हो सकती हैं। डिजिट 3 डिजिट का हमें पिन बनाना है, ठीक है। देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ द डिजिट, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। द डिजिट इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कि सपोज यहाँ आप 7 रखते हो, तो फिर यहाँ आप इनके छोटे नंबर रख सकते हो, मतलब आप यहाँ 2 करके इधर आप 3 नहीं कर सकते, 1 ही कर सकते हो। डिजिट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, आप समझ पा रहे हो ना भाई? डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद बोला है एनी 2 डिजिट इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2, कम से कम 2 डिफर करें। हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विद सर्टेनिटी। जो डिजिट है वो उनमें अधिकतम 2 का डिफरेंस हो सकता है, मतलब अधिकतम एटलीस्ट, मिनिमम मतलब मिनिमम 2 का डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ 7 लेते हो, देखो अब मैं चेक करके बताता हूँ आप कैसे करोगे। तो अगले डिजिट यहाँ पर वाली कितनी होगी? 5 होगी या 4 होगी, मतलब इनके बीच डिफरेंस मिनिमम 2 आना चाहिए। आप 6 नहीं ले सकते, बिकॉज 7 और 6 के बीच का डिफरेंस 1 हो जाएगा, तो वो आप नहीं ले सकते, राइट। तो चेक करते हैं भाई, अगर मैं यहाँ 7 रख रहा हूँ तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी मेरे पास कितनी है? या तो मैं 5 ले लूँ, या 4 ले लूँ, या 3 ले लूँ। आप कहोगे 2 क्यों नहीं? बिकॉज यहाँ पर हमें, अगर मान लो मैं 5 लेता हूँ तो भाई यहाँ पर मैं 3 ले लूँगा, 2 भी ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ। बताओ, तो इधर से कितने हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हुई, समझ आया? अगर मैं 4 लेता हूँ तो फिर इधर तीसरी डिजिट पर मैं क्या रख सकता हूँ? 2 और 1 रख सकता हूँ, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हुई। आप समझ पा रहे हो क्या? यहाँ 7 पहले डिजिट पर मैं 7 फिक्स किया, दूसरी डिजिट पर अगर मैं 5 फिक्स करता हूँ तो तीसरे डिजिट पर मैं 3 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पर देखो डिफरेंस 2 है, यहाँ मिनिमम डिफरेंस 2 है ना, 2 अथवा 2 से ज़्यादा होना चाहिए एटलीस्ट। क्या बोला देखो, डिफर बाय एटलीस्ट 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ 4 लेता हूँ तो यहाँ 2 अथवा 1 कर सकता हूँ, तो 1 और 2, 2 नंबर हो गए, 1 2 3, तो यहाँ 3 हो गए। अगर मैं 7 के बाद यहाँ 3 लेता हूँ तो यहाँ फिर मुझे एक ही नंबर ले सकता हूँ, 1, तो ये एक तरीका हुआ, टोटल 6 तरीके हुए, ठीक। आगे देखो, अगर मैं यूनिट डिजिट पर भाई मैं 6 लेता हूँ तो यहाँ मैं फिर 5 नहीं ले सकता, 4 ले पाऊंगा, 4 ले सकता हूँ अथवा 3 ले सकता हूँ। जब मैं 4 लूँगा तो यहाँ 2 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, तो ऐसे 2 वे होंगे। जब मैं 3 लेता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर 1 ही रखना पड़ेगा, तो ऐसा एक तरीका और हुआ। ये कितने हुए? 2 और 3 हुए। अगर मैं यूनिट डिजिट पर मैं 5 फिक्स करता हूँ तो मेरे पास फिर यहाँ 3 और 1, तो ऐसा एक ही तरीका होगा। बताओ भाई, समझ आया? तो ये 3, ये 1 और ये 6 कितने हो गए? 6 + 3 + 1, तो ये बराबर 10। अब 10 बार अगर आप अप्रोच लगाओगे तो आपको कन्फर्म है कि पासवर्ड आप सही पहुंच जाओगे। 10 बार आप तुक्का मारो, मान लो तो 10 बार तुक्का, हर बार एक ही तुक्का तो नहीं मारोगे, अलग अलग करके मारोगे जब तक नहीं खुलेगा, तो मैक्सिमम 10 टाइम्स में आपका लॉक खुल ही जाएगा। ऑप्शन क्या है? सी, ऑप्शन सी, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। समझ आया भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली भी आपके सामने आ सकते हैं। अब ये तो यूपीएससी एससी सेट पूछ रहा है,
तो नॉर्मली भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कोई पूछ दिया तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आप क्या अप्रोच लगाओगे, राइट। क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 8 equidistant point on a circle. How many right angle triangle can be drawn using these point as a vertices and taking diameter as one side of the triangle? समझ आया? मैं पहले आपको ट्रायंगल बना के मतलब एक सर्कल बना के आपको समझा देता हूँ। देखो सपोज ये सर्कल हो गया, उसने बोला है कि यहाँ पर आपको 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट लेने हैं। भाई एक पॉइंट सॉरी कहाँ गया, एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये पॉइंट हो गया, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हुए 4। 8 हमें पॉइंट लेने हैं तो एक ये हो गया, एक ये हो गया 6 और एक ये 8 पॉइंट, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है भाई देखो ये मैं मान लेता हूँ ABCD आपको समझाने के लिए, EFG एंड H 8 पॉइंट मान लिया, राइट। बोल रहे हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग दीज पॉइंट एज अ वर्टाइसेस एंड टेकिंग डायमीटर एज वन साइड। मान लो कि मैं एक डायमीटर इसको ले लेता हूँ, जीसी को एक डायमीटर ले लिया, समझ आया? आप समझ पा रहे हो ना, जीसी एक डायमीटर मान लो कि सपोज मैं जीसी को एक डायमीटर दे दिया, तो भाई आपको डायमीटर अगर ले रहे हो तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और डायमीटर एक साइड होनी चाहिए, ट्रायंगल बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तो एक साइड आप ये वाली ले लो और एक ये बना दो, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज यहाँ पर आपको पता है कि 90 डिग्री बनता है। जब आप एक ये वाला पॉइंट लोगे तो आप ये ऐसा बनाओगे इसको यहाँ, तो फिर से यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। दूसरा हुआ, फिर आप इसको इधर से मिला दो और इसको यहाँ मिला दो, तो फिर आपका राइट एंगल बन गया। तो 1 2 3 एक साइड बना, तो 3 1 2 3 दूसरी साइड भी बनेगा। मतलब एक डायामीटर से आप कहो सीधी सी बात ये कि भाई एक डायामीटर जब लोगे तो आपके ऐसे एक डायामीटर से आपके ऐसे 6 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। बताओ भाई बन रहे हैं, तो ऐसे टोटल कितने डायमीटर पॉसिबल हैं भाई? 8 पॉइंट है, एक ये वाला हो गया, फिर दूसरा ये वाला हो जाएगा, AE हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, सॉरी AE वाला दूसरा डायमीटर हो जाएगा, तीसरा वाला BF हो जाएगा, चौथा वाला HD हो जाएगा। मतलब ऐसे 4 डायमीटर होंगे ना, 8 पॉइंट से 4 डायमीटर बनेंगे, तो 4 इंटू 6 करोगे, ठीक है, समझ में आया ना। अब 4 इंटू 6 करोगे, तो जैसे ही आपने 4 इंटू 6 किया भाई आपका आंसर आ जाएगा 24 ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल कितने हो जाएंगे 24, ऑप्शन ए। समझ आया? देखो बस ये आपको समझना है कि भाई अगर इससे आप यहाँ पर मारोगे, इस पर बनाओगे, कहीं पर भी आप बनाओ, बस वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। आप कहो इस पॉइंट से आप इसको यहाँ बना दो और इस पॉइंट से बना दो, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यहाँ से लोगे तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ है कि जितने भी पॉइंट होंगे इस डायमीटर के अलावा बाकी सब जगह राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, तो बस देख लो कि इसके अलावा कितने 1 2 3 ऊपर है, 3 नीचे, 6 बन गए। एक डायमीटर से 6 बन गए, तो ऐसे 4 डायमीटर होंगे तो 6 चौको 24 बन गए आपके, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे यूपीएससी सी सेट में ऐसे कई क्वेश्चन रहते हैं जो इजी रहते हैं, ठीक है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है? 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days. In how many days 12 men and 24 women can do the same work? भाई इसका आंसर सीधी सी बात है, मैं कहूँ तो नहीं निकल पाओगे। आपको समझाता हूँ क्यों। बिकॉज आपको एग्जाम में अगर आप ये निर्णय ले सकते हो तो आप डायरेक्ट आंसर टिक करोगे, बिकॉज डाटा इनसफिशिएंट है, ठीक है। अब डाटा इनसफिशिएंट है, आप समझ पा रहे हो ना इस चीज़ को। डाटा इनसफिशिएंट, डायरेक्ट आंसर टिक करो। कैसे भाई? 24 मेन प्लस 12 वोमेन अगर ये काम को 30 दिन में कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई 30 करोगे तो ये टोटल काम आया, ठीक है, ये टोटल काम आया। फिर वही काम इन हाउ मेनी डेज? 12 मेन एंड 24 वोमेन डू द सेम वर्क। सेम वर्क को कितने दिन में करेंगे? तो मैं मान लेता हूँ कि x दिन में करेंगे। अब बताओ, ये सेम वर्क है इसलिए मैं दोनों को इक्वल कर रहा हूँ, तो क्या आप यहाँ से आंसर जो निकालोगे मेन वोमेन के फॉर्म में निकलेगा भाई?
एक्स अननोन है ना, एक्स की वैल्यू एक इक्वेशन से कैसे निकालोगे, बिकॉज यहाँ पर मेन और वोमेन दो अननोन है, एक मेन है एक वोमेन है और एक एक्स है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी कितने दिन में। तो भाई अगर आपको मेन का रिलेशन अगर यहाँ पर कहीं बता देता कि सपोज एक मेन बराबर 2 वोमेन के बराबर है, 3 वोमेन की, या एक वोमेन बराबर 2 मेन के बराबर है, ऐसा कुछ बता दिया होता, या आपको ऐसा बोला होता कि सपोज 5 मेन प्लस 10 वोमेन ये किसी काम को सपोज 30 डेज में करते हैं, तो एक स्टेटमेंट ऐसा बोला होता कि सपोज लेट से 6 मेन प्लस 3 वोमेन इसको लेट से 60 डेज में काम को करते हैं। अगर ऐसा कुछ बोला होता तो इसको करके आप मेन एंड वोमेन में रिलेशन कुछ फाइंड कर लेते, सपोज मेन बराबर एक्स वोमेन होता, इनमें जब आप रिलेशन फाइंड करते ये रिलेशन यहाँ पुट करते इस मेन और वोमेन में, तब आप एक्स की वैल्यू निकाल लेते। पर इस केस में आप नहीं निकाल पाओगे बिकॉज डाटा इनसफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ आया ना। आप इस टाइप के अगर क्वेश्चन किए होगे तो आपको दो ऐसे एक जो स्टेटमेंट दिया है दूसरा एक स्टेटमेंट और देता है, देन आपसे पूछता है, बिकॉज जब एक स्टेटमेंट जो देता है तो उसमें आपका क्या हो जाता है, मेन वोमेन में या बॉयज गर्ल्स में जो भी होता है उनमें एक रिलेशन निकल आता है कि मेन की एफिशिएंसी वोमेन की एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, तब आप निकाल पाते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आई होप कि समझ में आया। क्वेश्चन 58 देखो, वट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस मच इज डिवाइडेड बाय दिस मच। भाई अगर मुझे एक बड़ा नंबर दिख गया, मतलब इसका मतलब कि जब आप इस पूरे नंबर को 1261 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो सबसे पहले मैं 1261 को ब्रेक करूं, आप समझ पा रहे हो ना। देखो ये 91 इंटू 92 इंटू 93 94 5 6 7 8 9 94 95 96 97 98 इंटू 99, इसको जब आप डिवाइड करोगे 1261 से, तो सबसे पहले तो ये नंबर को ब्रेक करो ना यार कि होगा क्या, बिकॉज हो सकता है कि इसका फैक्टर ही आ जाए। और इसका अगर मान लो सपोज मैं लेता हूँ, सपोज 91 इंटू 93 आ गया सपोज इसका फैक्टर, तो भाई 91 93 कट जाएगा, और जब कट जाएगा मतलब पूरा पूरा नंबर कट गया, फिर तो जो बचेगा उसका कोएफिशिएंट बचेगा, तो फिर जब पूरा पूरा कट रहा है उसका फैक्टर है, तो फिर रिमाइंडर 0 बचेगा। यही चीज चेक करने के लिए हम इसको चेक करते हैं कि इसका क्या फैक्टर हो सकता है। भाई देखो 6 1 7 3 10, 10 जो है 3 से तो नहीं कटेगा, तो ये नंबर 3 से नहीं कटेगा, 2 से तो कटना नहीं, 5 से नहीं कटना, 7 से चेक करते हैं तो 7 एकम 7, 5 बचेगा तो 7 8 56, तो 56 तक तो कट गया, 1 बच जाएगा, नहीं कटेगा। फिर 7 के बाद फिर प्राइम नंबर अगला होगा 11, 11 से कटेगा 11 कम 11, 1 बचेगा, 16 11 5 बचेगा, 11 नहीं कटेगा। 13 से काटोगे तो 13 7 95, 13 8 104, 13 9 117, तो अगर 13 से काटते हो तो 13 9 117, और 117 के बाद फिर कितना बचेगा, 9 बचेगा, और ये 9 और ये 1 91 हो जाएगा, तो 13 7 95, लो भाई कट गया। आप इसको 13 इंटू 91 लिखोगे, जब इसको आप ऐसा लिखोगे, देखो 13 इंटू 91 लिखोगे तो क्या लिख रहा हूँ मैं, 13 इंटू 91, 13 इंटू 91, भाई ये 91 कट जाएगा, 13 सते 95, अच्छा ये 97 आया ना, तो ये 97, तो 97 जब करोगे ये 97 होगा, तो अब ये 97 और 97 कटेगा, ये 13 बचा, तो 13 सते 95 7, मतलब ये पूरा कट गया नंबर, और जब पूरा कट गया तो रिमाइंडर आपको 0 आएगा ना, आप समझ पा रहे हो ना। फिर ये जो भी बचेगा 7 इंटू दिस मच ये सब फैक्टर बचेंगे, ये जितना भी बचेगा वो सब फैक्टर बचेंगे। सपोज मैं कहूँ कि सपोज 3 इंटू 5 है, यानी 15 को आप 5 से डिवाइड करोगे, तो 5 से जब ये कट जाता है तो 3 बचता है ना, तो मतलब ये पूरा पूरा कट गया ना नंबर, तो रिमाइंडर तो 0 बचेगा, ये 3 टाइम्स 3 बार गया है, ठीक है, वो तो क्वोशेंट आ जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन में बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेड लेंथ 20 सेंटीमीटर ब्रेड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि रेक्टेंगुलर शीट दी है, तो हम रेक्टेंगुलर शीट बना लेते हैं कुछ ऐसा टाइप का। रेक्टेंगुलर शीट 20 और 8 का दिया है, सपोज ये बना लिया, ठीक भाई। अब देखते हैं, देखो इट इज पॉसिबल टू कट शीट एग्जैक्टली 4 पार्ट्स, क्या ऐसा संभव है। ये वाला 8 हो गया और ये वाला पूरा का पूरा 20 हो गया।
इट इज पॉसिबल टू कट सीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर सीट। 4 स्क्वायर सीट, देखो वो ये नहीं बोला है कि चारों के चारों स्क्वायर सीट इक्वल होनी चाहिए, वो ऐसा नहीं बोला है। वो बोला है कि एग्जैक्टली इनटू 4 सीट, 4 सीट में आप क्या कट कर सकते हो। तो ये हमें चेक करना है भाई, ये पहला स्टेटमेंट है। मान लो कि ये 20 है, तो 20 में से मैं 8 इसको काट दूं, 8 इसको काट दूं, कितना हुआ, 8 बाई 8 का हो गया, और इसको काट दो यहाँ से। अब समझ पा रहे हो, देखो भाई कैसे होगा, आप समझो इस चीज़ को। ये 8 है, ये 8 है, इसको भी 8 में काट दिया, ये भी 8 काट दिया, तो 8 बाई 8 की एक सीट हो गई, 8 बाई 8 की दूसरी सीट हो गई। ये पूरा का पूरा 8 है, नहीं 8 दूनी 16, तो ये 4 बचेगा, 4, ये पूरा 8 है तो 4, ये 4 बाई 4 एक स्क्वायर सीट हो गई, और 4 बाई 4 की दूसरी स्क्वायर सीट हो गई। समझ आया, तो 1 2 3 4, 4 सीट में आप काट सकते हो, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू कट सीट इनटू 10 ट्राइंगुलर सीट ऑफ इक्वल एरिया। अब देखो उस ट्रायंगुलर को जो बोला है 10 ट्रायंगुलर सीट में काटना है ऑफ इक्वल एरिया। ध्यान रहे भाई, इक्वल एरिया बोला है, वो शेप साइज की नहीं बोला कि शेप साइज आपकी इक्वल हो या नहीं है। समझ पा रहे हो, शेप साइज की नहीं बोला है कि शेप साइज उसकी इक्वल है या नहीं है, वो सिर्फ इतना बोला है कि उनको आप 10 इक्वल एरिया, एरिया सेम होनी चाहिए, शेप साइज चाहे जैसे भी हो। आप समझ रहे हो ना, तो शेप का मतलब कि शेप चाहे जैसे भी हो, एरिया यानी साइज बराबर होना चाहिए, और 10 ट्राइंगुलर में। तो मैं वही काम करता हूँ, इसको यहाँ से एक काट लेता हूँ, एक, और ये, ठीक है, ऊपर वाले जैसा। फिर मैं क्या करता हूँ, देखो इस पार्ट को मैं एक्चुअली बनाने में थोड़ा सा लाइन खींचनी पड़ती है। देखो मैं इसको यहाँ मिला रहा हूँ, और इसको यहाँ मिला रहा हूँ। मैं इसको यहाँ मिला दूँ अगर, और इसको यहाँ मिला दूँ, बताओ भाई, 1 2, एक 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 और एक, 4 हो गए, एक 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 एक, 4 यहाँ भी हो गए। जितनी एरिया है भाई, ये इसकी साइज 8 बाई 8 की थी, तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से मार दूँ तो एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे ऐसे 10, और इनकी एरिया इक्वल होगी। देखो ये 8 था, ये भी 8 है, ये भी 8 है, और ये 8 है, और ये वाला 4 है। समझो, अगर 8 टाइम 64, 64 में से 4 ट्रायंगल में बांटना है, तो एक ट्रायंगल की एरिया कितनी होगी, 16। तो एक की 16, एक की 16, ये चारों तो बराबर है, 4 4 8, तो ये बन गए, 4 + 4 मतलब 8 बन गए। अब ये वाला देख रहे हैं, देखो 8 चौक 32, 32 में से अब 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहे हो भाई, 32 टोटल में से 2 ट्रायंगल में डिवाइड करो तो 16 फिर से आ गई ना, मतलब एरिया सबकी बराबर है, ये भी 16 है और ये भी 16, मतलब ऐसे 10 सीट बनाई जा सकती है इक्वल ट्रायंगुलर एरिया की। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है और पहला भी करेक्ट है, मीन्स बोथ द स्टेटमेंट आपसे करेक्ट पूछा, बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। समझ आया भाई, राइट, आई होप की बातें समझ में आ गई। अब ये चीज़ें आप कैसे किए, कैसे किया हमने, भाई आपको ये दिमाग में लाना पड़ेगा कि क्या आप फोर एग्जैक्टली स्क्वायर सेट में डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर वो ये नहीं बोला है कि इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं बोला है तो हम इक्वल नहीं कर रहे हैं, हमारे पास संभव है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेंगुलर की एरिया इक्वल बोला है, पर शेप साइज नहीं बोला, जैसे इसकी शेप साइज ऐसी है तो इसकी इन दोनों की अलग अलग है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 60th question. When 70% of a number x is added to another number by, क्या बोल रहा है, मतलब 70% यानी 0.7x added to another number by, then sum become 165% the value of by। 165% का मतलब 1.65 बाई में लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, ये पहला बोला है। When 60% of the number x, 60% का मतलब भाई 0.6x। ठीक है, आपको पता है कि परसेंट 100% की वैल्यू 1 होती है, 60% की वैल्यू 0.6 होती है, ये वैल्यू है, ये परसेंट है। When 60% of the number x is added to another number z, added to another number z, then sum become 165% of the value of z। 165% मतलब 1.65 वैल्यू ऑफ z। ठीक है, समझ आया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इन दोनों को, यही तो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, इन दोनों से क्या हम बता सकते हैं कि एक्स जेड वाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। भाई चेक करते हैं, बता सकते हैं कि नहीं, कैलकुलेट हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखो 0.7x है, यहाँ पर बाई है, बाई है, तो इस बाई को उधर ले जाओ तो क्या बचेगा 0.7x,
0.7x इज इक्वल टू, जब उसको उधर ले जाओगे तो 0.65 बाई हो जाएगा। तो क्या आप यहाँ से x अपान बाई निकाल सकते हो? बाई 0.65 अपान 0.7, आप जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 65 अपान 70 हो जाएगा। ठीक है, अभी काट पीट नहीं करते हैं, ऐसे देखते हैं। सेकेंड वाले पार्ट से जब देखोगे तो ये 0.6x जेड है, तो जेड को उधर ले जाओ, तो 0.6x इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो 0.65 जेड हो जाएगा। ठीक है, तो x अपान जब जेड निकालोगे तो ये 65 यानी 0.65 अपान 0.6 दिया है, 100 में दोनों को मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे तो 65 अपान 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास x इसमें भी x जेड है, इसमें भी x जेड है, तो भाई x तो दोनों जगह कॉमन है, तो हमें x को इक्वल बनाना है, जो दोनों में कॉमन है उसको इक्वल बनाना है। भाई 65 यहाँ है, 65 यहाँ, मतलब वो पहले से इक्वल है, हमारा काम आसान हो गया। समझ आया ना, हमारा काम आसान हो गया। x दोनों में है तो वो 65 है, तो मैं ये रखा 65, फिर y की वैल्यू देखो 70 है तो ये रखा 70, फिर z की वैल्यू देखो कितनी है 60, ये z, तो z की वैल्यू 60। अब इसमें देख लो कौन बड़ा है, भाई x की वैल्यू 65, y की वैल्यू 70, तो सबसे बड़ा कौन है? y है, सबसे बड़ा y है, उसके बाद x है, और उसके बाद सबसे छोटा कौन है? z है। बस आप चेक कर लो, सबसे बड़ा y सबसे छोटा है z, तो सबसे बड़ा y सबसे छोटा z, यही तो है ऑप्शन में। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं? ठीक है, बन जाएगा। तो भाई आपको उस तरीके से समझा रहा हूँ कि आपको बने सारी चीज़ें आप कर पाओ। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल रही है? एग्जाम ट्रिक्स पर मिल रही है। देखो आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ कलेक्ट करता हूँ, आपके सामने इजी वे में डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप उससे जुड़े वो क्वेश्चन तो करें, उसके साथ साथ और भी उस टाइप के क्वेश्चन आए तो उनको भी आप कर पाओ। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल पर सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे करोगे? वीडियो को लाइक किया करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब जगह शेयर कर दो। उसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, राइट, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो की रीच कहाँ तक जा रही है। ठीक भाई, बस पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।